वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी उतने ही अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है UPSSC पेट एग्ज़ाम के लिए। तो आप एक दिन में जितना भी समय निकाल पाते हैं, 4 घंटे 6 घंटे, उस समय को यूटिलाइज़ करिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाकी सारी चीज़ें थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। बाकी मैं अपनी तरफ से हर एक प्रयास कर रही हूँ। आप सभी लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि आपको एक दिन में 3-3 वीडियोज़ दिए जाते हैं। एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर कवर कराया गया है, तो आप उस चीज़ का लाभ उठाएं। आज यहाँ पर हम पॉलिटी में पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आप हेडिंग कर लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले आपको समझना होगा स्थानीय स्वशासन की स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। पहला ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है। ठीक, तो स्थानीय स्वशासन का जो आपका मतलब होता है वो ये होता है कि आपका जो निचले स्तर पर लोग हैं, निचले स्तर का लोग का मतलब है प्रत्येक आपके देश के कोने के प्रत्येक इंसान से है। निचला स्तर आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी जो है, इसका मतलब है कि आपके देश के एक एक कोने से लोगों को भागीदार बनाना, साथ ही साथ उन्हें सशक्त बनाना, ताकि वो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं ही सक्षम हो जाएं। तो ये होता है आपका स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन शासन की वह प्रणाली होती है जिसमें निचले स्तर पर लोगों की जो है भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाती है, उनको भागीदार बनाया जाता है और उन्हें सशक्त बनाया जाता है, ताकि वो अपनी परेशानियां जो हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको स्वयं हल करने में सक्षम हो। तो यही आपको नोट करना है। अर्थ लिख लीजिएगा। अर्थ में आपको नीचे लिखना है शासन की वह प्रणाली, वह शासन की वह प्रणाली जिसमें निचले स्तर पर लोगों की लोगों को लिखिएगा, ठीक है, लोगों को भागीदार बनाकर, लोगों को भागीदार बनाकर उन्हें सशक्त बनाना ताकि वो अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकें। ठीक, तो ये हो गया स्थानीय स्वशासन के बारे में। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बैकग्राउंड जान लेते हैं स्थानीय स्वशासन का। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन के जो जनक हैं वो आपके लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं? लॉर्ड रिपन माने जाते हैं, लॉर्ड रिपन। ठीक, इस तरीके से लिखिएगा, लॉर्ड रिपन। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आप जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट रूप से उपबंध किस अधिनियम में किए गए। तो नेक्स्ट आपको यही जानना है कि स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट रूप से जो उपबंध किए गए थे वो 1919 के अधिनियम में किए गए थे। मैंने आप लोगों को 1919 का अधिनियम पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको बताया था वहाँ पर 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगर आपको याद नहीं है तो रिवीजन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका कुछ नहीं हो सकता। तो रिवीजन करिए, तभी कुछ संभव है। ठीक है, तो आपको यही दूसरा पॉइंट नोट कर लेना है कि स्थानीय स्वशासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट रूप से उपबंध 1919 के अधिनियम 1919 के अधिनियम में किए गए। 1 मिनट, पेन काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। अब आपसे एक तरीके का और क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय आपका किस अधिनियम में बनाया गया। तो स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का जो विषय बनाया गया था 1935 के अधिनियम में बनाया गया था।
लिख लीजिएगा स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय कब बनाया गया था? 1935 के अधिनियम में बनाया गया था। 1935 के अधिनियम में बनाया गया था, अधिनियम में बनाया गया था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वहाँ पर मैंने बताया था कि आपका स्थानीय जो स्वशासन है ये किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। तो आपको दो दो जगह से अब पता चल चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये याद रखना है कि ये राज्य सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन। आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा ये हमारी राज्य सूची का विषय है, ठीक। और ये राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 40 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। मैंने आपको पढ़ाया है अनुच्छेद 40, ठीक। ये तो हो गया, आपने इनका बैकग्राउंड देख लिया। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कुछ समितियों के बारे में जो कि पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित हैं, और ये समितियां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम उन समितियों के बारे में देख लेते हैं। अभी मैं इनको हटा देती हूँ। अब आप नोट करिएगा, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति। आपसे किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, पहले मैं आपको एक दो समिति बता देती हूँ, तब आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन इनसे बनता है, समितियों से। तो पहला तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति में कि इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा की थी। तो लिख लीजिए कि इस समिति ने समिति यानी कि कमेटी, ठीक है, इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय, कौन सा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा की। किसकी? पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा की। वो 3 स्तर कौन से हैं वो आपको नोट कर लेना है। पहला जो हमारा स्तर है वो है हमारा ग्राम स्तर। क्या है? पहला स्तर है हमारा ग्राम स्तर। दूसरा जो है आपका वो है आपका क्षेत्र स्तर, और जो तीसरा आपका स्तर है वो है आपका जिला स्तर, जिला स्तर, ठीक। इसके बाद जो आपको समिति याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कौन सी? अशोक मेहता समिति। जैसे ही आपके बलवंत राय मेहता गए तो आपको याद रखना है इनके बाद अशोक मेहता आ गया, अशोक मेहता जी आ गए, ठीक। तो अशोक मेहता समिति आपको याद रखना है, अशोक मेहता समिति, ठीक। अशोक मेहता समिति आ गई। ये आपकी 1977 में आई, याद रखिएगा। तो आपको अशोक मेहता जी के बारे में यह जानना है कि इस समिति ने क्या आपको रिकमेंड किया, ये आपको याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1977 में इस समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। तो पहला पॉइंट यही नोट करना है कि इस समिति ने द्विस्तरीय का मतलब है 2 स्तर पर, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, ठीक। खाली आपको इतना ही याद रखना है कि इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। पहले तरीके का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आपके बलवंत राय मेहता समिति कब आए, तो आपको यहाँ पर याद रखना है 1956 में। ये पूछा जाता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने सुझाया, तो ये आपके बलवंत राय मेहता ने सुझाया। ये आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर, जिला स्तर, और एक और आपको कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको याद रखना है 3 स्तर में आपके ग्राम स्तर है, क्षेत्र स्तर है और हमारा जिला स्तर है, ठीक। ये तो आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, आपसे 4 समितियों के नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी समिति हमारे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी 2 और समितियां हैं, बस मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक। एक तरीके का ये क्वेश्चन आता है, एक तरीके का और क्वेश्चन आता है परीक्षा में
4 समितियां दे दी गई आपको, अशोक मेहता समिति, डीपी के राव समिति, एमएल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति। इनका सीक्वेंस आपको सजाने को दिया जाता है। अभी मैं पढ़ाऊंगी ये सारी समितियां, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी समिति कब आई, तब आप सीक्वेंस लगा पाएंगे, नहीं तो सीक्वेंस कैसे लगा पाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो अपने आप को प्रिपेयर करके बैठिएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारी कौन सी समिति है? नेक्स्ट हमारी समिति है डॉक्टर डॉक्टर पी बी के राव समिति। डॉक्टर पी बी के राव समिति जो है, इनका टाइम आपको 1985 याद रखना है, 1985। देखते हैं पी बी के राव समिति ने ऐसा क्या सुझाया। तो इनका जो है, इनके बारे में तो आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। इस समिति ने वित्त आयोग के गठन, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष करने और आपके जो SC ST और महिलाएं हैं इनको आरक्षण दिया गया है आपके पंचायती राज में। अभी मैं बताऊंगी कि आपके अनुच्छेद 243D के अंतर्गत 1/3 सीटें यानी कि 33% सीटें जो है आपकी आरक्षित की गई हैं महिलाओं के लिए। तो ये आपके राव समिति ने ही सुझाया था। किसने? राव समिति ने ही सुझाया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने पंचायतों का चुनाव नियमित कराने, पहले क्या था, पंचायतों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर नहीं होता था। मान के चलिए कि आज हो गया तो पता चले 10-12 साल बाद हो रहा, कोई फिक्स नहीं था इनका समय। तो इन्होंने सुझाया कि भाई पंचायती जो आपकी जो पंचायतें हैं इनका नियमित चुनाव करवाया जाए। जैसे आपके अदर चुनाव होते हैं वैसे ही इनका नियमित चुनाव करवाया जाए, हर 5 साल में इनका चुनाव करवाया जाए। तो देखिए इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी सिफारिशें की जो आज आपकी एप्लीकेबल हैं, जो आज लगाई गई हैं, जो आपकी मानी गई हैं इन सभी चीज़ों को, तो वो आपके राव समिति ने ही डिफाइन की थी, इन्होंने ही आपका रिकमेंड किया था। अब टर्म्स को आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ ना कि 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित की गई, SC ST को आरक्षित की गई, तो पता है कुछ लोग कैसा कमेंट करते हैं, मैम आपने तो 1/3 बताया लेकिन हमारी बुक कह रही है मैम 33%। तो 1/3 का मतलब क्या होता है भाई, इस चीज़ को समझिए आप लोग। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं हैं, और आप लोगों के कमेंट ऐसे होते हैं कि मैम आपने तो 1/3 बताया, हमारी बुक में तो 33% है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को अभी याद रखना है। अभी हम बात करते हैं DP के राव समिति के बारे में। तो इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, क्या क्या सिफारिश की इन्होंने, तो ये देख लेते हैं। तो लिखिएगा, इस समिति ने वित्त आयोग के गठन, इस समिति ने वित्त आयोग के गठन और SC ST तथा महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष करने, वाई का मतलब आप ईयर समझिएगा, और पंचायतों का नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की। इन चीज़ों की सिफारिश आपकी राव समिति ने की थी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, सिफारिश की, ठीक है। अब इनके बाद जो हमारी समिति आई वो है LM सिंघवी समिति। कौन सी? LM सिंघवी समिति। ये कब आई? तो ये आपकी 1986 में आई, याद रखना है आपको समय। इन्होंने आपकी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने और ग्राम पंचायत और ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। तो इनके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर से याद रखना है, इनको लिख लीजिएगा। इन्होंने ग्राम पंचायत तथा ग्राम न्यायालयों लिखिएगा इसी के आगे स्थान तथा लिखिएगा, तथा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपके इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, सब आप पढ़ेंगे आगे। संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की
करने का सुझाव दिया। ठीक, एक ये समिति हो गई। अब लास्ट आपको जो समिति पढ़नी है वो आपको पढ़नी है पीके थुंगन समिति। सो आप नोट करिएगा, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन लिखा हुआ है ये, थुंगन समिति। 1 मिनट। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति आपकी 1988 की है। समय आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया। तो ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। इसी संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक, तो इसी समिति की सिफारिश पर इसी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक, किया गया। आइए जानते हैं 73वां संविधान संशोधन क्या है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था और इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और भारत के संविधान में भाग 9 को प्रतिस्थापित किया गया और अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक जोड़ा गया और आपकी जो 11वीं अनुसूची है ये आपकी जोड़ी गई। ये आपको देखो याद रखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिखिएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, लिखिएगा आगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में भाग 9, कौन सा भाग 9 जो है आपका, भाग 9 को प्रतिस्थापित किया गया तथा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, अब आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश था। तो 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य क्या था हमारा, पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश था। 99% बच्चों को यहाँ पर आपत्ति होगी तो मैं क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों ने अभी तक क्या रटा था, नागौर राजस्थान। तो बेटा नागौर राजस्थान आपका अलग है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था नागौर राजस्थान, अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा था कि बच्चों का कमेंट आएगा कि मैम हमने तो अभी तक नागौर राजस्थान पढ़ा है। तो आपने वो पढ़ा है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं पहले वीडियो से आपको बोलती आ रही हूँ। ठीक, तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर आपने 73वां संविधान संशोधन पढ़ लिया, तो मैं अपनी तरफ से आपको एक 74वां संविधान संशोधन बताना चाहती हूँ। यहीं पर आप कवर कर लीजिए 74वां संविधान संशोधन। ये क्या था 74वां संविधान संशोधन? ये जो संविधान संशोधन था इससे शहरी स्थानीय जो निकाय हैं इनको संवैधानिक दर्जा मिला था। और ये आपका 74वां संविधान संशोधन, ये भी आपका 1992 में हुआ था, प्लीज़ याद रख लीजिएगा। तो लिखिएगा 74वें संविधान संशोधन से शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान
किया गया। पॉइंट के फॉर्म में लिखिएगा, ये आपका अलग है, उसी में मत जोड़ दीजिएगा आप लोग 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ये 74वां संविधान संशोधन है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतें शामिल हैं। ये आपको लिखना है, सो लिख लीजिएगा। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 प्रकार की, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की नगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं का प्रावधान है, का प्रावधान है। तो इसमें आपको कौन कौन सी 3 प्रकार की नगर पालिका हैं ये आपको अब लिख लेना है। पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा, तीनों आपको इस तरीके से लिखना है। पहला है आपका नगर निगम, पूछा जाता है आपसे नगर निगम, ठीक। नगर पालिका परिषद, जैसे आपका ये डिसाइड होता है, देखिए पहले से प्री डिफाइंड है कि भाई नगर पालिका परिषद कहाँ होगी, नगर पंचायत कहाँ होगी, ये आपका पहले से फिक्स रहता है, इतना आपको नहीं जानना है अभी, ठीक। नगर पंचायतें, ठीक है। तो ये हो गया आपका 74वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पर आप पॉइंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कुछ और चीज़ें हैं जो मैं नोट करवाना चाहती हूँ आप लोगों को। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन आपका कहाँ हुआ था, तो यही अब आपको लिखना है कि पंचायती, लिख लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, डेट आपको याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, कहाँ पर? नागौर लिखिएगा, ठीक है। नागौर कहाँ पर है? तो ये आपके राजस्थान में है, नागौर राजस्थान में किया था, ठीक। तो अब आपका कन्फ्यूज़न हट गया होगा। अब आपसे एक तरीके का और क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या फिर आप वास्तुकार कहें, शिल्पी या फिर वास्तुकार कहें, तो ये आपके बलवंत राय मेहता को कहा गया। किसको? बलवंत राय मेहता को कहा गया। पूरा लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होगा, मैं पहले से देखिए क्लियर कर देती हूँ कि बलवंत राय मेहता समिति, मैंने आपको क्या लिखवाया है? 1956 लिखवाया है ना, 1956, और आपको कई जगह 1957 भी मिलेगा, तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। समिति आपकी गठित हुई, उसके बाद वो ज़रूरी नहीं है कि अपनी जो सिफारिश है वो तुरंत पेश कर दे, भाई उनको थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो अगर 1957 भी दिया हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि डेट को लेकर आप लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक। अभी कुछ आपको यहाँ पर मैं जो है अनुच्छेद बताने वाली हूँ, और आपको वो याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं के बारे में बताऊँगी। अननेसेसरली कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक। सबसे पहले आपको याद रखना है अनुच्छेद 243A। अभी मैंने बताया कि आपके जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके थ्रू अनुच्छेद 243 से 243O तक आपके जो है अनुच्छेद उनको जोड़ा गया। तो 243A में देख लेते हैं। इसमें आपके ग्राम सभा के गठन के बारे में बोला गया है। किसके? ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। तो आपको यही जानना है, किसी भी ग्राम के निर्वाचक नामावली में शामिल जो व्यक्ति हैं, इन सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक। ये आपको नोट करना है यहाँ पर कि किसी ग्राम के जैसे आप निर्वाचक नामावली में शामिल होंगे ना, ग्राम प्रधानी का जो चुनाव होता है उसमें आप अपने गांव के चाचा वाचा जो भी होंगे उनको वोट देने जाते होंगे ना, तो वहाँ पर आपका निर्वाचक नामावली में नाम नोट होगा। तो भाई आप उस निर्वाचक नामावली में हैं, तो यानी कि क्या हुआ, आप भी ग्राम सभा का सदस्य हैं, ठीक। नामावली में शामिल व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक। एक और आपको अनुच्छेद पढ़ना है, आपको अनुच्छेद 243B पढ़ना है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। इसमें ग्राम पंचायतें जो हैं आपकी, पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। पंचायतों का गठन, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि समस्त राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती
जो राज्य व्यवस्था है ये लागू होगी, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो लिख लीजिएगा, समस्त राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाएगा। और एक चीज़ और, मैंने जैसे आपको बताया था कि 1/3 सीटें आपकी आरक्षित की गई हैं। कई जगह आपको देखिए 50% भी मिलेगा, तो वो आपका हर स्टेट में नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अदरवाइज़ आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक, अब जैसे मैं पहला बात करूं, ग्राम पंचायत, पहला जो स्तर है वो क्या है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या होता है, आपका ग्राम प्रधान होता है। ध्यान से समझिएगा, आपकी जो ग्राम पंचायत है इसका मुखिया कौन होता है, प्रधान होता है। अगर मैं बात करूं क्षेत्र पंचायत, तो देखो भैया, हम क्षेत्र पंचायत वाले जो आपका मुखिया होता है इसका चुनाव हम नहीं करते, हम चुनाव करते हैं बीडीसी का। जैसे आपके गांव में जब आपकी प्रधान का चुनाव होता है तो उसी टाइम आपने देखा होगा कि आपके चाचा या फिर अड़ोस पड़ोस में कोई बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं। किसका, बीडीसी। हम लोग उसको पहले बीटीसी बोलते थे, भाई बीटीसी नहीं होता है, वो बीडीसी होता है। क्या होता है, बीडीसी। तो जो बीडीसी पर आप लोग बीडीसी के पद पर जो चुनाव लड़ते हैं हम उनको वोट देते हैं। हम किनको वोट देते हैं, हम बीडीसी जो पद पर खड़े होते हैं उनको वोट देते हैं हम, बेसिकली, है ना। हमने कभी क्षेत्र पंचायत का जो आपका सदस्य होता है जिसे हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, तो ब्लॉक प्रमुख को वोट नहीं दिया होगा। हम किसको वोट देते हैं, हम देते हैं बीडीसी को। फिर ये बीडीसी लोग जो मिलके क्या करते हैं, ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। कई सारे जो बीडीसी आपके चूज होते हैं, जो आपके जीतते हैं चुनाव, वो सब जाके फिर ब्लॉक प्रमुख का जो है, ब्लॉक प्रमुख को वहाँ पर चयन करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अगला है आपका जिला पंचायत। तो जिला पंचायत भी आपको याद रखना है, जिला पंचायत। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है अनुच्छेद 243, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी आपके आर्टिकल में आरक्षण के बारे में बताया गया है, 243। तो इसमें पंचायतों का आरक्षण इस तरीके से लिख लीजिएगा, पंचायतों में आरक्षण। ठीक, फिर से आपको वही चीज़ नोट करना है जो मैंने आपको नोट कराई थी। पंचायतों में अनुसूचित जाति लिखिए आप लोग, मैं बोल रही हूँ, पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक, अब अगला जो आपको नोट करना है वो नोट करना है अनुच्छेद 243E। 243E में बताया गया है पंचायतों का कार्यकाल। तो लिखिएगा, पंचायतों का कार्यकाल कब से होता है, पंचायतों का कार्यकाल। ठीक, ये इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये तो आप सभी को पता है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन कब से 5 वर्ष होता है, प्रथम अधिवेशन से। जब हमारा प्रथम अधिवेशन का मतलब जो पहली बैठक होती है, अधिवेशन का मतलब क्या होता है, बैठक। जो पहली बैठक होती है उस बैठक से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल माना जाएगा। तो यही लिखना है आपको, पंचायतों का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, 5 ईयर का होता है। जो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक का होता है। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पंचायत सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु 21 ईयर्स होनी चाहिए। ये आपसे पूछा जाता है कि पंचायत का, लिख लीजिएगा, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21 वर्ष है। सो ये आपकी पूरी जो है कहानी रही स्थानीय स्वशासन की, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर था आपका। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर आप सबकी तरफ से बनता है। थैंक यू सो मच।